तो आज हम ऐसे यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि जैसे कि भोजन, वायु एवं अन्य वस्तुओं में पाए जाते हैं, और इसे एक यूनिवर्सल तत्व के नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है कार्बन। तो देखते हैं कि कार्बन क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, मैं दीपक कुशवाहा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन एवं इसके यौगिक में हम क्या क्या देखते हैं और कार्बन ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हर जगह किस तरीके से उपस्थित होता है। तो यदि हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसे हम क्या जानते हैं, अधातु बोलते हैं। यदि हम देखते हैं हमारी केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन 118 एलिमेंट्स में कार्बन भी एक है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसे हम C से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन क्या है बेटा, एक तरह से हमारे पृथ्वी पर भूपर्पटी पर पाए जाने वाला एक ऐसा तत्व है जो कि सभी से बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखने का कार्य करता है। जैसा कि यदि आप देखोगे, कार्बन एक क्या है, अधातु है। अधातु का मतलब क्या होता है, एक नॉन मेटल। ठीक है, ये मेटल नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो तत्व है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अधातु, एक होता है धातु और तीसरा होता है उपधातुएं। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, मेटलॉइड जिसे बोलता है। ठीक है, तो यहां पर जो है कार्बन भी एक उन्हीं में से एक तत्व है, ठीक, जो पीरियोडिक टेबल में 6वें नंबर पर पाया जाता है। यदि हम देखते हैं कार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है आप सभी को पता है किस स्थान पर पाया जाता है, 6ठे स्थान पर पाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं इसमें, तो कार्बन एक तरह से क्या है, अधातु है। मतलब ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, और इसका जो प्रतीक होता है जिसको हम बोलते हैं सिंबल है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि हम देखें तो सर्व तो भूमि मुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में लगभग 0.02% तथा वायुमंडल में ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। ध्यान समझिएगा, मतलब ये बोला जा रहा कि जो कार्बन है हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर भूपर्पटी में 0.02% है, लेकिन वही कार्बन हमारे एयर में चारों तरफ CO2 के रूप में 0.03% पाया जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, सभी जीव पौधों में जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिक का बना होता है। अब देखो यहाँ पर बात किया जा रहा है किसकी, जीवों के शरीर की और पौधों के शरीर की। तो यदि हम देखते हैं तो हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में एक पाया जाता है क्या, ग्लूकोज। आपको पता है क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, क्या होता है, C6H12O6। 1 मिनट बच्चों, C6H12O6। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह से देखोगे तो इसमें 6 कार्बन उपस्थित है। मतलब ये जो 6 कार्बन है, तो यहां पर भी तो कार्बन यूज हुआ है, तो ये एक तरह से कार्बनिक यौगिक हो गया। तो ये हमारे शरीर में है या नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और यही कार्बन यौगिक जो है पौधे निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो कार्बनिक यौगिक का ही तो निर्माण हो रहा है ना। तो यहाँ पर यही चीज है कि सजीवों के और पौधों और जंतुओं का शरीर जो होता है कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना होता है। यदि हम देखें तो कार्बन में सहसंयोजी आबंध जो है, कार्बन के परस्पर परमाणु संख्या जो होती है 6 होती है। मतलब क्या होता है, कार्बन में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुण पाया जाता है कि वह क्या करता है, दूसरों के साथ अपना बंध बना लेता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। कैसे करेगा,
क्योंकि ये कार्बन जो होता है स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल का मतलब होता है इसकी संयोजकताएं पूर्ण नहीं होती, बैलेंसिंग पूर्ण नहीं होती है। इसलिए क्या करता है, किसी दूसरे तत्व से ये क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है। जब दूसरे से बॉन्ड बनाने का काम करता है तो दूसरे के साथ मिलकर बनाया गया बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। इतने चीजें समझ में आए। अब यहीं पर यदि हम देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहां पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि जो है 2 है, L जो है 4 है। ठीक है, अब ये कैसे 2 आया, कैसे 4 आया, तो आपने बोरबरी का नियम पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो बोरबरी के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो बोरबरी के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। तो कैसे था उनका नियम, तो जरा देखिए। मान लीजिए कोई परमाणु है, जैसे हमने बात किया कार्बन, तो मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन का ये सेंटर है, तो ये C है, और कार्बन के चारों तरफ मान लीजिए पहली कक्षा है जिसको हम K के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, K के नाम से जानते हैं। ये दूसरी संख्या, दूसरी क्लास है, कक्षा है, इसको हम वो जानते हैं L के नाम से। ठीक है, अब ये तीसरी कक्षा है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, M नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ये 2n² के बेसिस में, आधार पर भरा जाता है। किस आधार पर भरा जाता है, 2n²। मतलब यदि यहां पर देखोगे तो पहला K जो है इसका नंबर 1 है, L का 2 है, M का 3 नंबर है। तो यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर। n का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं K, तो इसमें नंबर कितना है, 1। तो यदि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। ठीक है, कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। ठीक है, कितने भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर K में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। फिर दूसरे में जो है 8, फिर तीसरे में जो है 16 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखोगे तो कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन मतलब पहले जो क्लास है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यदि आप देखोगे तो ये पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब ये कितने हैं, 4 बचा, तो 4 हमने दूसरी क्लास में भर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान रखना दूसरी क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 ही का इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 क्या करता है, या कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या कि इलेक्ट्रॉन को लेगा। यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को मांगता है, किसी से उधार लेता है, तो उसे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहां पर देखोगे कि जो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के लक्षण को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है, जरा देखिए। यहां पर यदि आप देखोगे कि कार्बन में आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन यानी इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कम है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट भी कर सकता है और किसी से उधार भी ले सकता है। जब किसी से उधार लेता है तो कैसे बनाता है, यहां पर सहसंयोजी बंध बना लेता है। क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब देखते हैं कि जो सहसंयोजी बंध है तो होता क्या है। तो देखें, कार्बन चतुसंयोजी होता है। चतुर्संयोजी का मतलब होता है इसके पास 4 संयोजकता होती है। कितनी संयोजकता होती है, 4। 4 का मतलब क्या होता है कि ये क्या कर सकता है, 4 लोगों को अपने से जोड़ सकता है। यानी ये कार्बन जो है अपने से किसी और 4 लोगों को जोड़ सकता है, क्योंकि इसमें 4 वैलेंसी खाली है, 4 जगह खाली हुई है, इसलिए ये क्या करता है, इसकी संयोजकता जो होती है 4 होती है। तो यहां पर वही है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर प्लस 4, ठीक है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन खोकर मतलब किसी को देकर, प्लस 4 धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर 4 जो होता है C4 जो है ऋण आयन आयत आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए जो है अत्यंत कठिन है।
मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से जो है उधार लेने के लिए इसके साथ क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही कठिन, टफ है। क्यों है? क्योंकि 4 लोगों से जुड़ने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और ये एनर्जी इसके पास नहीं होती है। तो यहां पर वही चीज है, कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक, है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए कार्बन अपने अन्य 4 जो है अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर आबंध बनाता है। मतलब यदि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, दान करना है, तो अत्यंत क्या होता है, किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं करता है, ये सबके साथ क्या करता है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। कहता है ये कि भाई मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 अपना लेके आओ, हम दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, एक क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसको सिंपल सा उदाहरण के साथ समझिए। जैसे आप है और आपका फ्रेंड है, मान लीजिए किसी शॉप पर गए हैं, कोई सामान लेने गए। अब क्या हुआ कि सडनली जो आपका फ्रेंड है उसके पास जो है प्रॉपर पैसा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लेने के लिए गया है, ठीक है। अब जो भी लेने के लिए गया है, तो मान लीजिए 10 रुपए वाला पेन लेने के गया है, ठीक है। अब उसके पास मान लीजिए 8 रुपए है, लेकिन 2 रुपए नहीं है। लेकिन आप भी पेन लेने गए थे, तो आप 2 रुपए वाला पेन लेने गए थे, लेकिन उस दुकानदार के पास नहीं था। तो आपने बोला कि भाई मैं 2 रुपए, तेरे पास 8 रुपए है, 2 रुपए मैं भी दे देता हूं, दोनों लोग मिलकर पेन ले लेते हैं, है ना, और उस पेन को अपन लोग दोनों मिलकर यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा किसके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास, यानी फ्रेंड के पास है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास 8 रुपए है और आपके पास 2 ही रुपए है। तो अब क्या करोगे, 2 रुपए अपने दोस्त को दे दोगे, उधार दे दोगे। तो इस तरीके में उसके पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उधार में आ जाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब उसकी संयोजकता जो हो गई 2 हो गई। मतलब अब वो उस पेन को खरीद सकता है ना, खरीद सकता है, मतलब उसकी बैलेंसी, उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। तो यहां पर वही चीज यहां पर बता रहा कि कार्बन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। आपने तो पैसा दान किया ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं करता, ये बोलता है चलो दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, दोनों जिससे ये जुड़ता है उससे इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाता है, बॉन्ड निर्माण करता है, बंध निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, एक ही या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है, इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। एक ही प्रकार या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के, ठीक है, एक ही प्रकार के या भिन्न का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। मतलब एक मतलब खुद, या अलग अलग, 2 अलग अलग जो परमाणु है उनसे मिलकर बने, जो है साझेदारी से मिलकर बने इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब देखिए, कार्बन के अतिरिक्त, ठीक है, के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में आबंध करते हैं। यानी जो है कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, कार्बन से साझे के इलेक्ट्रॉन के साथ, साझे के इलेक्ट्रॉन डोनेशन के साथ क्या करते हैं, बंध निर्माण का काम करते हैं। ठीक है, कैसे, जरा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो मान लीजिए ये क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर H2 है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस तरीके से हो गए। लेकिन यही आपस में क्या करते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो यदि साझे के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करा लेते हैं तो एक इस तरीके से बॉन्ड बनता है, ठीक है। या दूसरा जो बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर के साथ बनता है, तो ये जो है ये डोनेट किया और ये किया, ठीक है। तो ये किसका बंध हो गया, हाइड्रोजन को हो गया। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं क्लोरीन का। अब क्लोरीन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें पहले जो क्लास होती है के में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर के के बाद एल आएगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। के एल एम में जो है इसमें क्या हो 16, लेकिन यहाँ पर क्या 16 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 8 2 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आउटर मोस्ट क्लास में जो है, ध्यान रखना, आउटर मोस्ट क्लास में जब किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट क्लास में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो है जब इसका आउटर मोस्ट क्लास आएगा, जैसे मान लीजिए ये जो है क्लोरीन है, क्लोरीन का ये पहली क्लास है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरे। अब ये दूसरी क्लास है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये तीसरी क्लास है, अब इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी से साझा करेगा। क्या करेगा? साझा करेगा। तो जब किसी से ये उधार लेगा, जब क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए यहाँ पर Cl2 है। क्या है? Cl2। मान लीजिए ये क्लोरीन है, इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और दूसरा क्लोरीन ये, और ये Cl 1 2 3 4 5 6 और ये 7, साले 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यदि हम देखते हैं तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना है, जरा देखने की कोशिश करिए। देखें, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया और इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। तो किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा? क्लोरीन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया? क्लोरीन का। कौन सा स्ट्रक्चर है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा Cl और ये, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाता है। अगला यदि हम देखते हैं O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में यदि आप देखोगे तो O डबल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पर O डबल बॉन्ड O के द्वारा ये जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यदि यहीं पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इसको बनाने से पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में, अब यहाँ पर 2 पहले ले लिए तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब L में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8, लेकिन है कितने? 6। तो 2 की क्या है? कमी है। इसीलिए ऑक्सीजन में क्या होता है? -2 आवेश आता है। इस पे आवेश कितना आता है? आवेश कितना आता है? चार्ज कितना आता है? -2 आता है। कितना आता है बेटा? -2। क्यों आता है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से और से उधार लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7, ठीक है। अब अगला जो ऑक्सीजन है ये, और इसके साथ ये दूसरा अगला 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन के साझा कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया और ये बन गया, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? O2 का। किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा? O2 का हो गया। इन्हीं चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ठीक। अगला यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन है N2, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। यदि N2 का एटॉमिक नंबर 7 है तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो K में कितना आएगा? 2। L में कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 5 6 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसको बोलते हैं, तो इस तरीके से KLMN के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। या कि जैसे मैंने आपको बताया रिंग बना के। अब इसमें यदि आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट क्लास में 5 हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या करेंगे? यदि हम देखते हैं नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन हो गया, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दूसरा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये जो है आपस में क्या करेंगे? सहसंयोजी बंध बनाएंगे। तो जब सहसंयोजी बंध बनाते हैं
तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा पास पास आएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पास पास डोनेट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन जो है पास पास डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर जब पास पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन यूं साझा करेंगे ये, और यूं साझा करेंगे ये। तो किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं, तो 3 और 3 6 और 7 8, और इसके पास 3 और 3 6 और 7 एंड 8, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगला हमारे पास है CH4। क्या है, CH4। आपको पता है कि कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, आप पढ़ चुके हो। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब यदि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इस पे खाली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस पे कितने खाली जगह होती है, 4। ठीक है, तो 4 जब खाली होती है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, चौथा इलेक्ट्रॉन ये। 4 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन होगा 1 2 3 और 4। अब इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये है, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसका यदि हम देखते हैं तो इस तरीके से इसको बना देंगे, इस तरीके से यूं और ये। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि क्या होगा, यहाँ पर इसका कार्बन का यदि हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्या है बेटा, मीथेन है। क्या है, मीथेन है। ठीक है, आपको एक चीज और यदि हम बताते हैं तो जो मीथेन होता है, ये मीथेन जो होता है तो ये क्या करता है, इसको हम एज अ लाइक ऑफ बायोगैस, ठीक है, कंपोनेंट यानी LPG यौगिक के रूप में तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, मीथेन को हम और किस नाम से जानते हैं, LPG यौगिक के रूप में भी जानते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगला हमारे पास अमोनिया है, NH3 है। ठीक है, क्या है बेटा, अमोनिया NH3। ठीक है, अब यदि अमोनिया NH3 की यदि हम बात कर रहे हैं तो चलिए कर लेते हैं। अमोनिया आप सभी को पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है बेटा, 7 होता है। तो आपको अभी अभी हमने पढ़ा है इसके पिछले वाले में, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। भूल नहीं जाना है, ध्यान रखना है ना। बिल्कुल नींद में बिल्कुल नहीं पढ़ाई करना है, नींद से बाहर करना है। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक और चाहे तो स्ट्रक्चर आपको बता दूं, इस तरीके से, यानी इस तरीके से बॉन्ड बनता है इसमें, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये बिंदु संरचना है। ये जो पढ़ रहे हो ये क्या है, बिंदु संरचना है। क्या है बच्चा, बिंदु संरचना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर NH3 की यदि हम बात करते हैं तो NH3 कैसा बनेगा, तो देखिए नाइट्रोजन आप सभी को पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब इसमें किस तरीके से बॉन्ड बनाया जाए। ठीक है, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, NH3। तो यहां पर आपको पता है कि क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो यदि हम बात करते हैं NH3 की, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम देखें तो N से जो है जो स्ट्रक्चर जुड़ेगा तो क्या है, N। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये। ठीक है, तो यहां पर NH3 हो गया, यहां पर जो है डॉट स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ठीक, अब इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा,
NH3 अमोनिया जिसको बोलते हैं, NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। ठीक है, ये अमोनियम एक तरह से क्या होती है बेटा, गैस होती है। क्या होती है, गैस होती है। इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं। अगला यदि हम देखते हैं वाटर। ठीक है, आप सभी लोग पानी पीते होंगे, पानी देखा भी होगा। तो अब पानी तो ये है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यदि हम पानी की बात करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं। ये मान लीजिए O है, ये H और ये H, नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है। लेकिन हम पानी का जो है बिंदु संरचना यदि हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे 6 ही होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा, तो जरा देखिए, यहाँ पर ये बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन का। तो ये बेटा क्या हो गया, H2O हो गया। क्या हो गया बेटा, H2O हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर अगला जो है CO2, आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, CO2 को आप ट्राई करके हमें बताएंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप मुझे बताएंगे और H2 इसका मैं जरूर आपको बताता हूं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर का। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 16 है। कितना है बेटा, 16 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करते हैं तो के में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। L अब यहाँ पर कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे तो 8 2 10 हो गए। अब बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब M में जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। ठीक है, 8 2 10 6 16। ठीक है ना, समझ में आया। मतलब इस सल्फर के चारों तरफ जो है कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखोगे तो S जो होता है 8 होता है। क्या होता है, S8 होता है। यहाँ पर 4 लिखा होता है, लेकिन जो होता है कितना होता है, S8 होता है। कितना होता है, S8। ठीक है, सल्फर 8, यानी हम S8 की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, S8 की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमारे पास जो है 8 सल्फर, कैसे देखिए, S, यहां पर S, अगला S। ठीक है, यहां पर आपको ये S S और ये, तो आप देख रहे होंगे, सॉरी 1 मिनट, ये। ठीक है, अब यदि आप देखोगे तो ये जो S8 होता है ये एज अ लाइक ऑफ क्राउन। क्राउन का मतलब होता है ताज के समान हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये किसके समान दिखाई देता है, क्राउन के समान, क्राउन के समान। लेकिन यदि इस प्रकार हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहां पर मान लीजिए ये S है, 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 सल्फर 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 सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इस सल्फर ने, दोनों ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, साझा किया, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अभी खाली होंगे, 5। 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरीके से जो है ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब यदि आप देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि आप बात करोगे तो किस तरीके से कैसी होगी, तो देखिए यदि हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो यहाँ पर देखोगे तो इसका जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 2 बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन किसका लेगा, इस वाले का लेगा, तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ठीक, अब इसका जो है सेम ये भी यही काम करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये साझा करेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से साझा करेगा। इस तरीके से साझा करेगा, ठीक है। यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, तो यहाँ पर 1 2 4 5 6 7, यहाँ पर 8 हो जाएंगे ये, ठीक है। अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अपने बॉन्ड क्या करता है, बनाता है। तो इस तरीके से एक सर्कल टाइप का क्या होता है, किसका स्ट्रक्चर बनता है, सल्फर का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगला यदि हम देखते हैं तो हमारा टॉपिक अगला है। तो ये आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे सहसंयोजी बंध हैं, तो इस तरीके से बनते हैं, किसके द्वारा, साझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल कार्बन भर बस आपने नहीं देखा कि कार्बन बस अपना सहसंयोजी बंध बना रहा है, यहाँ पर आपने देखा कि क्लोरीन बना रहा, ऑक्सीजन भी बना रहा, सल्फर भी बना रहा है, हाइड्रोजन भी बना रहा है, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, नाइट्रोजन भी बना रहा है, ये सभी जो है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपना बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं। अब अगला यदि हम देखते हैं तो अगला हमारा टॉपिक है सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे आपका भौतिक गुण क्या होता है। तो देखिए सहसंयोजी यौगिकों में गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, मतलब इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट यानी इनके उबलने की और ठंडा होने की, उबलने को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग का मतलब होता है ठंडा होना, यानी पिघलने की जो टेम्परेचर होता है इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतर आणुक बल बहुत कम होता है। अब ये अंतर आणुक बल क्या होता है, जैसे हम हैं, हमारे दोस्त आप हो, ठीक है, हम दोनों के बीच में जो है बॉन्ड बहुत कम है ना, स्ट्रांग है। क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम एक दूसरे से पर्दे के पीछे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आपसे जो अंतराणुक बल है वो क्या है, कम है, लेकिन ज्यादा है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आप हमें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, अंतराणुक बल बहुत क्या होता है, कम, यानी एक दूसरे के बीच जो बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। अगला
सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ये जो है विद्युत के क्या होते हैं बेटा, कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब होता है इससे आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसीलिए बोलते हैं कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। इतना समझ में आया, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता है, यानी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इनके बीच किसी तरह का आवेश नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है। इन्हीं चीजें समझ में आई कि नहीं आई? पक्का। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है, कार्बन के अपरूप। ध्यान रखना, जो कार्बन है तो एक रूप में नहीं पाया जाता, ये बहरूपिया व्यक्ति है। कैसा है? बहरूपिया। इसके दो अलग अलग, तीन अलग अलग रूप पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला, बहरूपिया बोला, ठीक है। तो जो कार्बन है उसके अलग अलग अपरूप होते हैं। यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। मतलब ये एक से अधिक भौतिक रूपों में पाए जाने वाला तत्व है जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरूप। तो कार्बन के बेटा जो अपरूप है वो क्या क्या होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है, बकमिस्टर फुलरीन जो होता है ये होता है। ये अभी खोजा गया है, सडनली खोजा गया है, लेकिन पहले जो होता है केवल क्या हुआ करता था, हीरा एंड ग्रेफाइट। लेकिन अभी जो नया खोजा गया है वो क्या है, बकमिस्टर फुलरीन जो होता है, ये भी क्या होता है, कार्बन का अपरूप माना जाता है। आप सभी को पता है कि हीरा जो होता है ये क्या है, अधातु है। क्या है बेटा, अधातु है। क्या है, अधातु है, लेकिन ये क्या करता है, धातु के जैसा, धातु के समान क्या करता है, लक्षण प्रदर्शित करता है। लक्षण क्या करता है, समान लक्षण प्रदर्शित करता है, लक्षण प्रदर्शित करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अब धातु के समान लक्षण क्या प्रदर्शित करता है, तो बेटा ये धातु के समान लक्षण ऐसा प्रदर्शित करता है कि पहली बात तो ये क्या होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। फिर इसमें क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चा, धात्विक चमक पाई जाती है। इसलिए जो है ये किसके समान होता है, मेटल के समान होता है, धातुओं के समान ये होता है, और ये धातुओं के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इतना समझ में आ गया हो गया, मैं उम्मीद कर लूं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, रिमोट दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा सेल डला होता है। डला होता है या नहीं डला होता है? जी डला होता है, ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल में क्या होता है, एक बीच में रॉड डली होती है। यदि आपके पास सेल है तो फोड़ कर देखिएगा, मेरे पास अभी इसको मैं फोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसी तरह से क्या होता है, एक सेल होता है, आप सभी को इसी तरह रिमोट में कई सारी चीजें होती हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक पतली सी रॉड डली होगी जिसमें ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये आपको दिख रहा है एक साइड और दूसरा ये प्लेन दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कैप लगी है, उसी रॉड में कैप लगी है, ठीक है, और ये नहीं है, ये प्लेन है। तो एक साइड इसको एनोड और ये एक साइड कैथोड को प्रदर्शित करता है, ये सेल प्रदर्शित करता है। लेकिन रॉड क्या करता है, आप देख रहे हैं इसमें मेटल की है, ये भी मेटल के, लेकिन यदि आप देखोगे कि इसके अंदर जो है ब्लैक सी, काली सी, पतली सी रॉड लगी है, और वो रॉड बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं बेटा कि ये जो आपको रॉड हमने बताया वो विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। मतलब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ग्रेफाइट जो है एक तरह से आप देख पा रहे हो कि क्या है, ग्रेफाइट एक तरह से क्या है बच्चा, ग्रेफाइट एक तरह से अधातु है। क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है, लेकिन ये क्या है, विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये है तो अधातु, लेकिन लक्षण किसके प्रदर्शित कर रहे हैं, धातुओं के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब ये अपना दोनों लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, धातुओं का भी अधातुओं का, मतलब डबल नेचर प्रदर्शित कर रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई बच्चा? चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्या है, बकमिस्टर फुलरीन जो होता है, ये जो है एक बिल्कुल जाल जैसा संरचना बनाता है।
ठीक है, किसके समान? जाल जैसा। जैसे यहाँ पर यदि आप देखोगे इस तरीके से, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो होता है, इस तरीके से जाल जैसी संरचना बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? ये फुलरीन बनाएगा, मैं नहीं बना रहा। ठीक है, ये कौन बनाता है बेटा? इस तरीके से जाल जैसी संरचना, ये फुलरीन की संरचना है। किसकी संरचना है? फुलरीन की। ठीक है, किसकी संरचना है बेटा? फुलरीन की इस तरीके से संरचना होती है, बिल्कुल बॉल जैसी संरचना होती है। किसकी जैसी संरचना होती है? बॉल के समान, गेंद के समान संरचना पाई जाती है। किसकी पाई जाती है गेंद के समान? किसकी? फुलरीन की पाई जाती है। इतनी समझ में आ गई होगी। तो चला हम देखते हैं हीरा। हीरा, आप जैसे हीरा हो अपने माता पिता के, ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से एक हीरा ये भी है। ठीक है, जैसा आप चमकते हुए सितारे हो, ऐसे ये भी चमकता हुआ एक तरह के सितारे की तरह है। जिस तरह से आप बहुत ही कीमती हो, ऐसे ये भी एक तरह से बहुत ही कीमती जो है नॉन मेटल है। आपको पता होना चाहिए कि सोने से महंगे आप हो और सोना सा महंगा, यानी सोने से कीमती जो है हीरा भी है। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि जो गोल्ड है, गोल्ड से भी ज्यादा इसका क्या होती है? कीमत होती है। तो यदि हम देखते हैं किसकी बात करते हैं, डायमंड की बात करते हैं, तो ये पहली बात तो ये क्या होता है? रंगहीन होता है। आप देखोगे तो बिल्कुल पानी की तरह होता है, लेकिन ये चमकता बहुत जोरदार है। ठीक है, अगला ये क्या है? पारदर्शी है। मतलब यदि आप देखोगे कि हीरे को एक साइड से दूसरे साइड आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? अत्यधिक कठोर होता है, जिस तरीके से आपको उच्च अपवर्तनांक गुणांक दर्शाता है। मतलब इसमें रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होने के कारण ये क्या होता है? चमकदार होता है, चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में से सबसे कठोर है। मतलब हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो कठोर है वो क्या है? हीरा है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखना, इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इसका रीजन भी है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन आप में प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि आप कभी कभी जो है आप चोरी छुपे पेरेंट से छुप कर जो है बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह घूमना स्टार्ट करते हो। जैसे अभी टाइम चल रहा, आपके बहुत ही कीमती टाइम चल रहा पढ़ने का। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बहुत आप जो है पीछे चले जाओगे। इसलिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें। ठीक है, तो देखिए इधर भी ऐसे ही है। इधर यदि आप फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह क्या करोगे? यदि घूमते फिरोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, आप में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, आप न्यूट्रल हो जाओगे। ऐसे यहाँ पर है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है। इस कारण से ये क्या होता है? विद्युत का क्या होता है बेटा? कुचालक होता है। किसका कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, परंतु इसका गलनांक, ठीक है, और उसमें चालकता अत्यधिक होती है। मतलब इसका जो गलनांक है, इसको हम मेल्ट करते हैं तो इसको हाई टेम्परेचर में हमें क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करने पड़ेगा। मतलब इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इतना समझ में आया? अब देखते हैं की पॉइंट्स क्या है। आपको पता है कि की जो है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से होती है ना। तो वही वाली की पॉइंट्स है आपके दिमाग का ताला खोलने के लिए। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक ताप या दाब पर रखकर कृत्रिम हीरा बनाया जा सकता है। मतलब यदि हमारे पास शुद्ध जो है कार्बन है तो उसको हम क्या करते हैं? अत्यधिक ताप देते हैं और अत्यधिक दाब देते हैं, तो जो हम कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है हम डायमंड बना सकते हैं। कृत्रिम हीरे छोटे है ना, परंतु प्राकृतिक हीरो के समान होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटे होते हैं, लेकिन जो नेचुरल गोल्ड यानी डायमंड होता है उसके समान हमें दिखाई देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है? ग्रेफाइट। अभी अभी हमने आपको बताया था ग्रेफाइट की बात। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या होता है? ये काले भूरे रंग का अपारदर्शी होता है। अभी हमने बात किया था बेटा कि यदि उस रॉड को हम फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको हम एक जगह से, एक साइड से दूसरी साइड जो है नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखना। ठीक है, इतना समझ में आया? इसलिए हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी होता है। हीरे से हल्का होता है, मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुभूति देता है। मतलब ये क्या होता है? हीरे से क्या होता है? हल्का होता है, और क्या होता है? मुलायम होता है, और क्या करता है? स्पर्श करने पर ये बिल्कुल स्मूथ हमें चिकना दिखाई देता है। अगला मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इसमें ध्यान रखना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
उपस्थिति के कारण यह क्या करता है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का कुचालक होता है। मतलब इसमें हम ऊष्मा को क्या नहीं कर सकते हैं, प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। संरचना, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो होते हैं खष्टकोणीय यानी हेक्सागोनल रिंग के समान क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला क्या है, फुलेरिन। क्या है बेटा, फुलेरिन। फुलेरिन क्या करता है, बकमिस्टर फुलेरिन गोलाकार अणुओं के समान, ठीक है, परमाणुओं से जुड़े 60 कार्बन परमाणु के गुच्छे से मुक्त कार्बन फुलरोन का उपरूप होने, यानी ये क्या होता है, फुलरीन, ये भी एक तरह से कार्बन का अपरूप होता है। अभी अभी हमने बताया कि ये 60 कार्बनों का क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसा हमने बताया था अभी इस तरीके से, इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से क्या होंगे, कार्बन होंगे, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, जुड़े होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। दिमाग में गया कि नहीं गया? नहीं गया होगा तो बता देना, दिमाग में हम भेजे में आपके भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है कार्बन की सार्वभौमिक प्रकृति। अभी अभी आपने देखा कार्बन के बारे में कुछ देखा, अब उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। जैसे आपको आपका नेचर क्या होता है, आप पढ़ने वाले हो कि नहीं पढ़ने वाले हो, या बहाना ढूंढने वाले हो, ठीक है, ऐसे वो आपका नेचर है, आपकी प्रवृत्ति है। ठीक है, ऐसे कार्बन का नेचर क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, तो उसकी पहली प्रवृत्ति है कि ये क्या करता है, श्रृंखलन यानी चैन फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बेटा, चैन फॉर्मेशन करता है। मतलब ये कई सारे कार्बन से एक साथ जुड़कर ये बहुत लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन कर सकता है, बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कौन कर सकता है, कार्बन कर सकता है, क्योंकि ये केवल कार्बन में है, आप में नहीं। आप तो बहुत बड़ी टोली बना लोगे, एक अपनी फौज बना सकते हो, लेकिन ये भी फौज बनाते हैं। किसके बनाते हैं फौज, ये कार्बन की फौज बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कार्बन जो होता है परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि एवं त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब ये जो है एक बंध द्वारा भी जुड़ा होता है, द्वि बंध द्वारा जुड़ा होता है, तीन बंध द्वारा जुड़ा होता है, चार बंध के द्वारा नहीं जुड़ते हैं, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? पक्का आ गया? ठीक है, तो जो कार्बन होते हैं तो ये एक दूसरे से एक बंध के द्वारा, दो बंध के द्वारा और चार बंध, तीन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। समझ में आया कि नहीं? पक्का। अगला चतुस्संयोजकता। अभी हमने बोला कि ये चार लोगों के साथ जुड़ सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, चार हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 लोगों से साझा इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या करता है, बॉन्ड का निर्माण करता है। इसलिए इसकी संयोजकता जो होती है 4 होती है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं, है ना, एक सहसंयोजी परमाणु HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है, अगला क्या है, बहु आबंध बनाने की प्रवृत्ति। मतलब ये एक से अधिक बॉन्ड भी बना सकता है, यानी बहुत सारे बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली यहाँ पर एक बंध या दो बंध बना। ठीक है, अपने छोटे आकार के कारण कार्बन सहसंयोजी बंध द्वारा बहुत आबंध, द्विबंध, त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। मतलब इसका आकार छोटा होने के कारण ये क्या करता है, एक बंध या दो बंध और त्रिबंध भी बनाता है। अभी हमने बताया था कि ये एक बंध के द्वारा, दो बंध के द्वारा, त्रिबंध के द्वारा जुड़ा होता है। एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि कार्बन विभिन्न यौगिकों में स्वयं से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या करता है, स्थायी यौगिक का निर्माण करता है। ये किसकी प्रकृति हो गई बेटा, कार्बन की हो गई। अगला क्या है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अभी तक में आपको जो समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है, एक बार आप जरूर देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है ये क्या है बेटा, कार्बनिक यौगिक।
ये 9वां टॉपिक है। पिछला जो आपने पढ़ा है उसको प्रॉपरली यदि आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं तो उसी के साथ ये अगला जो हमारा टॉपिक है ये नया नहीं, उसी से रिलेटेड है। अब कार्बनिक यौगिक क्या है, मतलब कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। यानी कार्बन जब किसी यौगिक के साथ जुड़कर एक नया यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जब कार्बन किसी यौगिक से जुड़कर नया यौगिक का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो डेफिनेशन, ऑक्साइडो कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन के यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रखना, ऑक्साइडों के साथ कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त, ठीक है, यानी इनके अतिरिक्त यदि जो भी कार्बन के यौगिक होते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इन्हें समझ में आया कि नहीं? अगला क्या है, हाइड्रोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वे यौगिक या वे तत्व जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे तत्व या यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। केवल दो तत्व हाइड्रोजन तथा कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर यौगिक को बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब इसी बेसिस में हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया, दो भागों में। ठीक है, पहला भाग है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इसकी जो संयोजकता होती है पूर्ण होती है। इसकी संयोजकता क्या होती है, पूर्ण होती है। मतलब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें किसी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण से ये क्या होता है, क्या करता है, संतृप्त होता है। इसका उदाहरण क्या है, हम एक उदाहरण के साथ आपको बता दूं तो एक इसका जो उदाहरण है वो है एल्केन। क्या है, एल्केन। क्या है, एल्केन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेथेन। ठीक है, तो क्या है, एल्केन। एल्केन जो होता है वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, उनमें क्या होता है, उसका क्या उदाहरण है, एल्केन। अगला क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनकी जो संयोजकता होती है यह पूर्ण नहीं हो सकती है। यानी जब संयोजकता पूर्ण नहीं होती, ठीक है, जब संयोजकता पूर्ण नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अब बेटा ये जो असंतृप्त यौगिक होता है ये दो प्रकार का होता है। ये संतृप्त यौगिक कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक जैसा अभी आपने पढ़ा एल्केन, तो इसी का दूसरा जो है भाई जो है वो होता है एल्कीन, और तीसरा होता है, सॉरी दूसरा क्या होता है, एल्केन, अल्कीन और एल्काइन होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखोगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है जिसकी संयोजकता पूर्ण होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है जिसकी संयोजकता पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, पक्का? तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन का यदि हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन का यदि हम वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं बेटा, तो हाइड्रोकार्बन के हम वर्गीकरण में यदि बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, अभी हमने देखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरा यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है।
क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बेटा यहां पर जो असंतृप्त और संतृप्त है, तो अभी अभी हमने बताया है कि संतृप्त का मतलब क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, असंतृप्त में क्या होता है बेटा, संयोजकता अपूर्ण होती है। क्या होती है? संयोजकता अपूर्ण होती है। ना समझ में आए? अब इसमें आता क्या है, यदि संतृप्त की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, एल्केन आता है। और इसमें जो होता है एल्केन में, इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, असंतृप्त में एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम एल्केन देखते हैं तो एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसका, एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है। ठीक है, एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है, CnH2n। ठीक है, तो एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, अल्काइन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CnH2n माइनस 2 होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अल्काइन जो होता है उसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो CnH2n प्लस 2 होता है। अल्कीन का जो रासायनिक सूत्र होता है CnH2n होता है। अल्काइन का जो होता है CnH2n माइनस 2 होता है। ना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? यदि हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन जो होता है ये कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन एंड कार्बन के मध्य, कार्बन एंड कार्बन के मध्य जो होता है सिंगल बंध द्वारा, यानी एकल बंध द्वारा, क्या होता है, एकल बंध द्वारा जो होता है जुड़ा होता है। किसके द्वारा? एकल बंध। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहां पर एल्कीन जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं द्विबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विबंध बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एल्काइन जो होता है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जो होता है त्रिबंध होता है। कितना होता है? त्रिबंध होता है। ध्यान से समझिएगा। इतना समझ में आया कि नहीं बच्चा? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कार्बन और कार्बन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एल्केन में एक बंध के द्वारा जुड़ते हैं और एल्कीन में 2 बंध के द्वारा जुड़ते हैं और एल्काइन में त्रिबंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? ठीक है, अब क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त 2 होता है जिसकी संयोजकता पूर्ण होती है, उसमें क्या आता है? एल्केन आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्कीन आता है। ठीक है, और एल्काइन आता है। ठीक है, अब इसकी संयोजकता क्या होती है? अपूर्ण होती है। मतलब ये जो है इसके पास जो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यदि हम आगे बात करते हैं कि जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि जैसा आप हो, तो जब आपका नामकरण, जब आपका बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो आपका नामकरण किया गया है। अब 2 तरह से नामकरण होते हैं। जब हम कुंडली से करते हैं, कुंडली जब आपकी लिखी जाती है उसके आधार पर करते हैं तो एक विशिष्ट नाम बन जाता है, और जब ऐसी कोई भी नाम उठाकर हम रख देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC
जो है, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब हम IUPAC में नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो जब हम एल्केन का करते हैं तो इसका लास्ट में जो नाम लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एन। जैसा आपने देखा होगा, जैसा आपका नाम है तो आपको जो नाम है, नाम के बाद में क्या लिखा जाता है, सरनेम। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो है इसका जो नाम है किस तरीके से रखा जाता है, कैसे हम पहचाने कि किस ग्रुप का मेंबर है, किस समूह का यह सदस्य है, या अल्केन का सदस्य है, कि अल्काइन का सदस्य है, कि अल्काइल का किस समूह का सदस्य है। तो हम किस नाम से जानेंगे, इसका सरनेम से। यानी इसके लास्ट के नाम के लास्ट में जो पाया जाने वाला जो वर्ड है जिसको हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, एन। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, जब हम इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। ठीक है, और जब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, एन, ANE, और इसमें क्या लिखते हैं, ENE, और इसमें क्या लिखेंगे, YNA। इन्हें समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, पक्का। इन्हीं चीजें समझ में आ गई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुई, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यदि आप देखोगे कि हाइड्रोकार्बन का इनका हम सदस्य के नाम कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो यदि आप देखोगे तो इनका जो सदस्य है वो किस तरीके से आगे आते हैं। तो यदि आप देखोगे सदस्यों के बारे में देखोगे तो पहला यदि हम देखते हैं, पहला हम किसके बारे में देख रहे हैं, एल्केन के बारे में। सबसे पहला क्या है, एल्केन। एल्केन, एल्केन का जो फॉर्मूला है CnH2n+2 है, और इसमें जो कार्बन आते हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। इसका फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर जब किया जाता है तो क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है, ANA लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब यदि इसका हम फॉर्मूला देखते हैं तो मान लीजिए इस फॉर्मूले में n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब होता है नंबर। क्या होता है, नंबर। क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, नंबर होता है। इन्हें समझ में आया। तेरे हम इसमें यदि देखेंगे तो पहला जो सदस्य है वो क्या है, C1 कार्बन H2 अब ध्यान रखना, जो नंबर इस कार्बन वाले एन पे रखा वही नंबर हाइड्रोजन वाले एन पे रखेंगे। तो कार्बन पे 1 रखा तो यहां पर भी क्या रखेंगे, 1+2। तो यहां पर क्या हो गया, तो 2 बन जा 2, यानी 2 का इंटू करोगे 1 के साथ, 2 बन जा 2 और 2+4, तो क्या हो जाएगा बेटा, CH4 हो गया। ठीक है, इसी तरह यदि हम दूसरा देखते हैं, C2H2 इंटू अभी 1 रखा तो क्या रखेंगे, 2+2, क्या हो जाएगा, C2H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 2 4, 4+2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला यदि हम बात करते हैं तो C3H2 इंटू 3+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला यदि हम बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं तो क्या होगा, C4H2 इंटू 4+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C4H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला यदि हम बात करते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं तो C5H जो होता है 2 इंटू 5+2 इक्वल टू क्या हो जाता है, C5H जो होता है 12 होता है। समझ में आया कि नहीं है, पक्का आ गया। तो ये किसके फॉर्मूले हो गए, ये जो हो गए ये एल्केन के सदस्यों के हो गए। ठीक है, क्या हो गए, ये जो है एल्केन के जो सदस्य हैं उनके फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ये इनके सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं बेटा, एल्केन के। किसके सदस्य हैं, एल्केन के। अब इनका नामकरण कैसे किया जाता है,
नामकरण हम इनका कैसे करेंगे, किसका, एल्केन का, हाइड्रोकार्बन का, इनका नामकरण जैसे हमने अभी बताया कि नाम के बाद में ए लिखा जाता है। लेकिन पहले जो कार्बन है उनको हम एक कार्बन को किस नाम से जानते हैं, दो कार्बन को किस नाम से जानते हैं, तीन कार्बन को किस नाम से जानते हैं, चार कार्बन को किस नाम से जानते हैं। तो यदि हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो देखो, यदि हम कार्बन की बात करते हैं तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर जो कार्बन है, यदि एक कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। यदि दो कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ, मेथ, एथ। फिर क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। चार कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। पांच को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलेंगे। क्या पेंट बोलेंगे, पेंट। छह को क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। सात को क्या बोलेंगे, हेप्टो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्टो बोलेंगे। आठ को क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलेंगे। नौ को हम क्या बोलेंगे, नॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन बोलेंगे। 10 को हम क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो एक को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक। ये कार्बन को बोलते हैं। यदि एक कार्बन है तो उसको मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है, तो ये कार्बनों की संख्या के आधार पर उनका नाम हो गया। किसके आधार पर बेटा, कार्बनों के संख्या के आधार पर। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पर अभी तुम्हें बताया कि एक कार्बन है तो एक कार्बन को हमने क्या बोला है, मेथ। क्या बोला है, मेथ। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या जोड़ना है, एन। क्या जोड़ना है, तो एन। तो एक इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। ठीक है, अब इसका क्या, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। प्लस क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। क्या हो जाएगा बेटा, एथेन हो गया। क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, चार कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोल देते हैं, ब्यूट। प्लस क्या होगा, एन। क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। फिर क्या होता है, पांच कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, पेंटेन बोलते हैं। पेंटेन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर देख रहे हो कि नॉमेनक्लेचर भी हो गया कि CH4 है तो उसका नाम क्या होगा, मेथेन। C2H6 है तो उसका नाम क्या होगा, एथेन। C3H8 है तो उसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। C4H10 क्या है तो उसका नाम ब्यूटेन। C5H12 है तो उसका क्या नाम क्या होगा, पेंटेन। इन्हें समझ में आया। तो ये बेटा किसका नाम हो गया, एल्केन फैमिली के मेंबर का नाम हो गया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। अब यदि हम इनकी संरचनाओं के बारे में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संरचना के बारे में। मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH4 है जिसका नाम क्या है, मेथेन है। क्या नाम है, मेथेन। यदि हम इसकी संरचना बनाते हैं तो हम इसकी दो तरह से संरचना बनाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली यदि आप संरचना देखोगे तो इसकी नॉर्मल संरचना जो होती है इस तरीके से होती है। ठीक है, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 4। लेकिन यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन हो गया। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। समझ में आया। ये इसके साथ बॉन्ड कर गया, इसके साथ सहसंयोजी बंध बनाया, इसके साथ सहसंयोजी बंध बनाया, इसके साथ सहसंयोजी बंध बनाया। ठीक है, लेकिन यदि हम आगे देखेंगे तो ये किस तरीके से बॉन्ड बनाया गया, इस तरीके से। तो ये मेथेन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से बेटा हम यदि दूसरी बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है, एथेन होता है। क्या होता है, एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H क्या हो जाएगा, C2H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है। एक कार्बन, दो कार्बन। ठीक है, ये आपस में 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 कार्बन था,
ठीक 6 हाइड्रोजन था, इसका हम डॉट स्ट्रक्चर बनाए, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, दूसरे कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, 3 ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का। यहाँ पर H H H H H और ये H, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, इस तरीके से क्या बनाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बनेगा सहसंयोजी बंध, वो देखिए इस तरीके से इसमें क्या होता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये किसका हो गया बेटा स्ट्रक्चर, एथेन का हो गया। इसी तरह से मेथेन, एथेन के बाद क्या आता है, मेथेन एथेन के बाद क्या आता है, प्रोपेन आता है। क्या आता है बेटा, प्रोपेन आता है। तो प्रोपेन ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C3H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस बार जो है कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे बेटा कितने कार्बन है हमारे पास, सेम कार्बन 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन इस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर अगला यदि हम देखते हैं तो ये एक कार्बन, सॉरी कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक कार्बन के ये इस तरीके से इनमें क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। क्या होता है बेटा, बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 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 हाइड्रोजन का, यहाँ पर H लगा दो सभी में, ठीक है। ये हो गया, ठीक, ये हो गया, इस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये किसका बना है बेटा, ये बना है प्रोपेन का, ठीक है। किसका बना है बेटा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पक्का। चलिए अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो अभी आपने किसका स्ट्रक्चर देखा है, एल्केन का देखा है। किसका देखा है, एल्केन का देखा है। अब बेटा इसी तरह से एल्केन के बाद क्या आता है, एल्कीन भी आता है। क्या आता है बेटा, एल्कीन आता है। तो यदि हम अगला यदि हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, एल्कीन के बारे में, ठीक है। तो एल्कीन में क्या आता है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का यदि हम देखते हैं तो एल्कीन का जो होता है, एल्कीन इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। यदि हम देखें तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो इसके नाम में क्या आता है, ईन आता है। क्या आता है, ईन आता है। समझ में आया कि नहीं है। यदि जैसा वहां पर हमने फॉर्मूला बनाया था, यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से। तो यदि आप देखोगे यहाँ पर तो क्या होगा, C पहला 1 रखेंगे, H2 into 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यदि हम C की जगह में 2 रखते हैं, 1 की जगह में 2 रखते हैं, 2 into 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला यदि हम देखते हैं, रखते हैं तो C3H2 into 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3H क्या हो सकता है, 3 दूना 6, ठीक है। अगला यदि हम बात करते हैं क्या होगा, C4H2 into 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C4H क्या हो जाएगा, 8 होता है। V जो है C5H2 into जो है क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू C5H क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका हो गया बेटा, एल्कीन का हो गया। अब इनका नॉमेनक्लेचर में हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक को क्या बोलते हैं, मेथ प्लस इन क्या हो जाएगा, मेथीन। दूसरा क्या होता है, एथ प्लस इन क्या हो जाएगा, एथीन। फिर क्या हो गया, मेथीन एथीन। फिर क्या हो जाएगा, प्रोपीन। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटीन। फिर क्या हो जाएगा, पेंटीन, ठीक है।
तो ये क्या हो गए, इनके रासायनिक नाम हो गए और उनके फॉर्मूला हो गए। अब सेम जैसा आपने वहां पर देखा था किसमें, एल्केन में स्ट्रक्चर में, तो यदि हम यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर देखें तो पहला जो मेंबर है बेटा, पहला जो सदस्य है उसका नाम क्या है, मेथीन। मेथीन की यदि हम बात करते हैं तो मेथीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, CH2 है। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन एक है, कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक है, सॉरी 2 है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। ठीक है, इधर समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये बॉन्ड हो गया किसका, हाइड्रोजन का, यानी CH2 का। या नॉर्मल स्ट्रक्चर यदि इसका देखोगे तो और इस तरीके से भी होता है। ठीक है, इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये खाली पड़े रहेंगे। ठीक है, अगला यदि स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं दूसरा के बाद, यानी मेथीन के बाद हम एथीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एथीन का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तो एक कार्बन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया सभी में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4 ही हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया। टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन हमने लगा दिए। लेकिन हमारे पास जो है अब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हम इन दोनों जगह पे लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, तो ये खाली है, ये खाली जगह है। तो जब खाली जगह होती है तो ऐसे तो ये छोड़ नहीं देंगे, तो क्या करते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर ये बॉन्ड बना चुका है, ये भी बॉन्ड बना चुका है, ये भी बॉन्ड बना चुका है, ये, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली पड़े हुए हैं। जब खाली पड़े हुए हैं तो ये दोनों बोलते हैं कि भाई हमारे लिए हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करें, तो बोलते हैं चलो भाई हम दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो दोनों जो है, दोनों कार्बन जो है भाईचारे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, और ये जो बॉन्ड बनता है तो सहसंयोजी बंध बनता है। समझ में आया? तो ये आप 4 इलेक्ट्रॉन साझा हो गए। ठीक है, तो अब देखो दोनों कार्बन की संयोजकता जो है पूरी हो गई। ठीक है, और यही संरचना यदि आप देखोगे तो ये तो डॉट स्ट्रक्चर हो गया। नॉर्मल स्ट्रक्चर की यदि बात करोगे तो ये कार्बन और कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन हो गया H और H और H। मतलब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो वही चीज तो अभी हमने भी बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो होता है डबल बॉन्ड होता है। किसमें होता है बच्चा, ये एल्कीन में होता है। किसमें होता है, एल्कीन में। ठीक है, इन्हें समझ में आए? यही चीज यदि और अगले में यदि देखोगे तो मेथेन, एथेन, ठीक है, मेथेन, मेथीन, एथीन। अगला यदि आप देखोगे तो क्या आता है, थर्ड जो आता है वो आता है प्रोपीन। क्या आता है, प्रोपीन आता है। क्या आता है बेटा, प्रोपीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 6 है, 1 2 3। ठीक है, हमने 4 5 और यहाँ पर 6। अब फिर से यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में फिर से वही स्थितियां आ गई कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ही, हाइड्रोजन ही नहीं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना के ये क्या करेंगे, अब क्या बनेंगे, सहसंयोजी बंध का, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये साझा का इलेक्ट्रॉन करेंगे, इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर का, संरचना का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा, साझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा, साझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा।
समझ में आया। और यदि हम देखते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं है। अगला जो स्ट्रक्चर है प्रोपीन के बाद ब्यूटेन और पेंटीन, आपको ये HW जिसको होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट में हमें बताना है आपको किसके स्ट्रक्चर बनाना है। प्रोपीन के बाद जो है आपको ब्यूटेन और पेंटीन का हमें स्ट्रक्चर बना के आपको बताना है। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H क्या हो जाएगा 8, और पेंटीन का है C5H10। चलो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, आपको कमेंट में ये बताना है कि इसका संरचना कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है इसके बाद आता है मेथेन, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अगला क्या आता है एल्काइन। थर्ड क्या आता है एल्काइन आता है। क्या आता है एल्काइन आता है। क्या आता है बेटा एल्काइन आता है। ठीक है, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है CnH2n-2 होता है। समझ में आया कि नहीं आया। क्या होता है बेटा CnH2n-2 होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई। अब यदि हम बात करते हैं इसके आगे की, तो क्या होगा एल्काइन के बाद यदि आप देखोगे तो एल्काइन के बाद यदि इसके देखोगे तो इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें नाम क्या लिखा जाता है आयन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आयन लिखा जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जैसा अभी आपने देखा था एल्केन और एल्काइन, एल्केन और एल्कीन में, तो इसे यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला पहला जो है क्या होगा C1 रखेंगे H2 इंटू 1, ठीक है, -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर C बस बनेगा। ठीक है, तो पहला मेंबर इसका नहीं बनता है, तो C2H2 इंटू 2 -2 क्या हो जाएगा C2H क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला जो बनेगा थर्ड C3H2 इंटू 3 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C3H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्या बनेगा बेटा C4H2 इंटू क्या हो जाएगा 4 -2 इक्वल टू C4H क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला मेंबर क्या हो जाएगा C5H2 इंटू 5 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C5H क्या हो जाएगा 6 8 हो जाएगा। समझ में आया। अब सेम ऐसे संरचना इसके भी बनाना है, तो पहला यदि आप देखोगे पहला मेंबर तो नहीं बनेगा, दूसरा जो है दो क्या है 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन हो गया। ठीक है, 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर एक कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6 1 2 3 4 सॉरी 4 है। ठीक है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए ये कार्बन इसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दिया, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दिया। अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, लेकिन ये पहले से एक बॉन्ड बना के रखा है, तो अब ये क्या करेगा ये 2 बॉन्ड और बना लेगा, तो इसका बॉन्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब इसकी जो संरचना है अब हमें कैसे दिखाई देगा C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H और ये H। दूसरी यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहला क्या है ध्यान रखना इसका नॉमेनक्लेचर यदि आप देखोगे क्या हो जाएगा इसका मिथाइन नहीं बनेगा एथाइन बनेगा। पहले का क्या है दूसरे का क्या है एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन, लास्ट में क्या आ गया आयन आएगा। ठीक है, यहां पर दूसरा मेंबर क्या बनेगा, दूसरा मेंबर क्या है यानी थर्ड मेंबर क्या है C3 कार्बन 1 2 3। ठीक है, अब इसका क्या होगा ध्यान रखना, यहां पर जो है कितने कार्बन हाइड्रोजन है 4 है, तो यहां पर पहले पे क्या लगा दो 4 हाइड्रोजन 1 2 3। ठीक है, एक किस पे लगा दो लास्ट वाले में। अब देखो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा मेंबर क्या है, तीसरा क्या है चौथा C4 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है सेम यहाँ पर भी प्रोसेस वही करनी है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले पे आप क्या करो 1 2 3।
ठीक है, दूसरे पे आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, लास्ट पे 1 लगा दो, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, ठीक है। तो जहां पर ये देखना है कि कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा, क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में 5 बॉन्ड नहीं होना चाहिए, हमेशा 4 बॉन्ड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, हर कार्बन के साथ जो है 4 बॉन्ड जो है जुड़े हुए हैं। इतनी चीजें समझ में आई। तो बेटा ये हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। चलिए अगला टॉपिक क्या है, समवयवता। अब समवयवता क्या है, तो देखिए समान अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचनाओं वाले कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, समावयव कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जिनका अणुसूत्र क्या है, यानी जो जिनका फॉर्मूला जो होता है, अणुसूत्र जो होता है भिन्न भिन्न हो, ठीक है, यानी सॉरी समान हो, यानी जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, परंतु संरचनाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समावयव कहा जाता है। अर्थात समान अणुसूत्र परंतु कार्बन परमाणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं के कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं, समावयवी कहते हैं। यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहा जाता है। संरचनात्मक समवयवता केवल 4 अथवा अधिक कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन में संभव है, जैसे प्यूटेन है। मतलब क्या होता है कि सूत्र समान है, जैसे मान लीजिए C4H क्या है, 10 है। नॉर्मल C4H10 का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, संरचना कैसे हो जाएगी, ये होगी, ठीक है। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए। लेकिन यही यदि आप देखोगे तो ये दूसरा, ये A है मान लीजिए, तो ये इसका दूसरा भी संरचना बन सकता है। कैसे बन सकता है, 1 2, ठीक है, यहां पर CH3, यहां पर CH3, ठीक है। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो 1 और यहां पर H, यहां पर यदि आप देखोगे तो H H H। अब देखो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि देखोगे तो ये बी में भी 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन, 1 2 3 4। लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला सेम है, यानी इसका फॉर्मूला जो है, इसे भी हम ब्यूटेन ही बोलेंगे और इसे ही हम ब्यूटेन ही बोलेंगे, लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग हैं। तो यही बोला जा रहा है कि जब फॉर्मूला समान हो, सूत्र समान हो, लेकिन संरचनाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, समावयवता कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अगला है क्रियात्मक समूह। जैसा अभी आपने देखा क्या, कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में भी ही क्या आता है, क्रियात्मक समूह आता है। तो देखिए क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, जरा ये देख लो, ठीक है। तो यदि हम क्रियात्मक समूह की बात करते हैं तो पहला जो क्रियात्मक समूह आता है वो आता है एल्कोहल। क्या आता है, एल्कोहल आता है, एल्कोहल आता है। तो ये एल्कोहल जो होता है इसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या आता है, एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड आता है। तो इसको हम जो है, इसका फॉर्मूला होता है CHO, ठीक है। अगला जो है एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन आता है। क्या आता है, कीटोन आता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है CO होता है। इसके साथ जो है कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये क्या होता है, COOH। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं तो कि यहाँ पर क्या है, 4 जो है क्या हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। यदि हम देखते हैं तो जब इनका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो एल्कोहल का जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इनका लास्ट में जो नाम लिखा जाता है वो ऑल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑल। और जब एल्डिहाइड का करते हैं तो क्या लिखा जाता है, अल लिखा जाता है, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखा जाता है तो ऑन लिखा जाता है। जब हम
कीटोन का लिखा जाता है तो ऑन लिखा जाता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखा जाता है तो ओइक अम्ल लिखा जाता है, ओइक अम्ल लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर ऑल या अल या ऑन या ओइक एसिड, इन्हें समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया। तो इसी तरह से क्या होता है, इनकी श्रेणियां भी बनती है, सजाती श्रेणियां भी बनती है। तो यदि आप देखोगे यहां पर तो किसका, एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1OH होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है एल्डिहाइड का, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस क्या होता है 1CHO होता है। इसका फॉर्मूला आता है CnH2n+1CO होता है। इसका फॉर्मूला CnH2n+1COOH होता है। लेकिन यहां पर यदि आप पाएंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इस नियम को फॉलो नहीं करता, इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करता है, इसका दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। इन्हीं चीजें समझ में आएंगी कि नहीं आएगी? पक्का बेटा? ठीक है, तो यदि हम इतना देखें कि ये क्या है बेटा, क्रियात्मक समूह जो तुम्हारे क्लास में दिया है, कौन क्या दिया है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल क्लियर हुई? ठीक है, चलिए, तो आपने ये देखा क्या, क्रियात्मक समूह। तो ये आपने जो क्रियात्मक समूह देखने के बाद तो आपने देखा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये हमारे जीवन का निर्माण आधार करने वाले एक ऐसे यौगिक हैं जो संपूर्ण जीवन का आधार बनाने का कार्य करते हैं। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को देखने के लिए और अपनी पढ़ाई को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपना ही पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। तो बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।